डियर स्टूडेंट, अस्सलाम। आज के सब्जेक्ट सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन विंडो बेस के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी विंडो सर्वर 2012 में हम एक्टिव डायरेक्टरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे। उसका क्या स्ट्रक्चर है और हर कंपोनेंट स्ट्रक्चर का क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसके टू पार्ट्स हैं। सबसे पहले फिजिकल आर्किटेक्चर है और उसके बाद लॉजिकल आर्किटेक्चर है। तो फिजिकल आर्किटेक्चर अपने हिसाब से फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है और लॉजिकल आर्किटेक्चर जो है वो अपने हिसाब से फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी फिजिकल आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी का फिजिकल आर्किटेक्चर हमारे सामने है और इससे इसका टॉप लेवल व्यू हमारे पास है। यहां हम देख रहे हैं विंडोज एप्लीकेशन है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव सर्विसेज है, फिर उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज मॉड्यूल्स हैं और उसके बाद सिक्योरिटी सब सिस्टम है एंड देन एक्टिव डायरेक्टरी है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव डायरेक्टरी जो है ये सिक्योरिटी सब सिस्टम का हिस्सा है। एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअली सिक्योरिटी सब सिस्टम का हिस्सा है और ये यूजर मोड में रन होता है। और इसको अगर हम देखें तो यूजर की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्टरी विंडो के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकती उनकी। तो इन रिक्वेस्ट को या इन कमांड्स को ये एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में से होके देन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। तो लिहाजा ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह ये हमारी सिक्योरिटी सब सिस्टम है और उसमें हमारे पास डायरेक्टरी सर्विसेज मौजूद है। यानी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो उसको डायरेक्टरी सर्विसेज जो सिक्योरिटी सब सिस्टम के अंदर है उसको यूज करते हुए देन एग्जीक्यूटिव सर्विसेज से होके देन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसकी कम्युनिकेशन होगी। और ये सारा इसलिए है कि जो यूजर की कमांड्स हैं उनको वैलिडेट किया जा सके, उनकी वैलिडेशन हो सके। तो इसलिए जो है ये आपका एग्जीक्यूटिव सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज ये काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक्टिव डायरेक्टरी का फिजिकल आर्किटेक्चर है। फिजिकल आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि हर एक्टिव डायरेक्टरी में आप जो भी चीज भेज रहे हैं, जो भी रिसोर्स आप भेज रहे हैं, रख रहे हैं आप, वो आपका एज ए ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जैसे यहां हमारे पास है कि डायरेक्टरी सर्विस मॉड्यूल, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई भी सिक्योरिटी जो एक्टिव डायरेक्टरी इंप्लीमेंट करती है ये सिक्योरिटी सब सिस्टम को यूज करते हुए इंप्लीमेंटेशन होती है और उसमें हम डायरेक्टरी सर्विस मॉड्यूल की बात करते हैं। तो अब जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो वो प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करेगा। यानी यूजर की जो इंटरेक्शन है, रिक्वेस्ट हैं, वो प्रोटोकॉल्स के जरिए से हो रही है। तो डायरेक्टरी सर्विस जो है इसके कंपोनेंट्स को इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये यूजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे जो मुख्तलिफ क्लाइंट से आ रही है और फिर
ये क्लाइंट जो है स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए आगे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो स्टूडेंट्स, इसलिए ये डायरेक्टरी सर्विसेज मॉड्यूल जो है ये इंपॉर्टेंट। ये हमारे सामने हम इसको देखें तो ये हमारे सामने इसका डायरेक्टरी सर्विस का आर्किटेक्चर आ रहा है। तो इसमें डिफरेंट आपको कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस है जिसमें आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे LDP, DAP, REPL, MAPI, SAM, और उसके बाद देन हमारे पास DSA और डेटाबेस लेयर, और उसके बाद एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इस डायरेक्टरी सर्विसेज के, जिनके जरिए से क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है और देन एक्टिव डायरेक्टरी के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इन कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रोटोकॉल एंड क्लाइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास है। जैसे हमने बात की कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे सामने हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के साथ काम कर रहे हैं। या हमारे पास LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। ये डायरेक्टरी एक्सेस के लिए काम किया जाता है, ये डायरेक्टरी एक्सेस के लिए काम करता है। ये प्रोटोकॉल डायरेक्टरी एक्सेस के लिए काम करता है और ये डिफरेंट वर्जन्स को यूज करते हुए, जैसे वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, ऐसे डायरेक्टरी को मैनेज करने के लिए ये डिफरेंट वर्जन्स को यूज कर रहा है। और क्लाइंट इसको जो इस्तेमाल करता है वो डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करता है, और वो भी अपनी परमिशन के लेवल पे रहते हुए। मीन एक क्लाइंट्स को कितनी परमिशन दी गई है किसी भी डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, तो ये उस लेवल पे रहते हुए क्लाइंट जो है इस LDAP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए मैनेज करेगा। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए से क्लाइंट डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है अपने परमिशन लेवल के ऊपर। और ये डिफरेंट जो है वो पोर्ट्स हैं। यहाँ पे जो LDP क्लाइंट पोर्ट को यूज कर रहा है वो 389 को यूज कर रहा है। और इस तरह जो हमारे पास 636 पोर्ट नंबर यूज रहा है SSL के लिए यूज है, शेयर सॉकेट लेयर के लिए यूज किया जा रहा है। तो दिस इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू मैनेज द डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन in the Active Directory. Then students, हमारे पास डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट्स एंड डेटाबेस लेयर है। डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट्स एंड डेटाबेस लेयर, ये ऐसे इंटरफेस। अच्छा, यहां पे हमारे सामने ntdsa.dll ये ऐसी फाइलें होती हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं। तो जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है तो इसके लिए ये DLL की फाइल जो है ये आपकी काम करती है। ये एक्चुअली आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है। तो यहां हमारे पास दो तरह की कंपोनेंट्स आ रहे हैं, डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट और डेटाबेस लेयर। हम डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट की अगर बात करें तो ये आपको ऐसे इंटरफेस देता है जिसके जरिए क्लाइंट और सर्वर कनेक्ट होते हैं। यानी क्लाइंट ने कनेक्ट होना है सर्वर से या सर्वर का कनेक्शन क्लाइंट के साथ पॉसिबल होना है, तो उसके लिए डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट काम कर रहा है। यानी क्लाइंट और सर्वर की आपस में जो कनेक्शन है उसके लिए DSA डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट काम कर रहा है।
और इस तरह डेटाबेस लेयर है, ये आपको एपीआई प्रोवाइड करती है जिसके जरिए से एक्टिव डायरेक्टरी डाटा स्टोर के साथ काम किया जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी डाटा स्टोर के साथ काम किया जाता है। ये आपको ऐसे एपीआई प्रोवाइड करती है जिसके जरिए से एक्टिव डायरेक्टरी की डाटा स्टोर के साथ काम चले। अब ये डाटा स्टोर एक्चुअली हम इसको डायरेक्टरी भी कहते हैं, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे आपकी स्टोर पड़ी होती है। अब यहां स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये दोनों को सेपरेट किया गया है। ये इसलिए इनको सेपरेट किया गया है कि यहां पे एब्स्ट्रैक्शन का फीचर जो है वो इंप्लीमेंट है। यानी अब यहां अगर आप डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको महफूज रखना चाहते हैं, तो आपको उसको सेपरेट रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी डेटाबेस जो है वो प्रोटेक्ट है। तो इसलिए यहां डेटाबेस लेयर को अलग कर दिया गया और डायरेक्टरी सिस्टम एजेंट को अलग रख दिया गया। इसका एक और फायदा जो है वो ये भी है कि अब जब ऑब्जेक्ट बेसिस कहीं पे स्ट्रक्चर बन रहा है, हायरार्की बन रही है, तो उसके लिए भी ये इनको सेपरेट रखना जरूरी है। यानी इन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट इसलिए भी कर दिया गया है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट्स की हायरार्की बननी है वो इसकी वजह से बननी है। तो इसलिए ये भी इसमें एक पहलू। हम डीएसए की बात करते हैं। अब डीएसए के जरिए से ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी की लिमिटेशन है ये भी पॉसिबल है। यानी आप किस हद तक सिक्योरिटीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं आप उसको, उसके लिए आप डीएसए को यूज करेंगे। इसी तरह जब भी क्लाइंट कोई किसी चीज को एक्सेस करता है, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, तो उसकी सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी डीएसए को यूज किया जाता है। यानी एक क्लाइंट किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, तो उस क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन होना ये काम डीएसए के जिम्मे है। यानी एक तरह की आपको डीएसए सिक्योरिटी भी दे रहा है। अब डीएसए के जरिए से रिप्लिकेशन का काम भी होता है। डीएसए के जरिए से रिप्लिकेशन का, स्टूडेंट्स अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी के पहलू तक देखें तो रिप्लिकेशन ये चीज है कि आप आपके जो डोमेन्स में या आपकी जो इंफॉर्मेशन या डाटा पड़ा हुआ है वो आपका कंसिस्टेंट है, उसमें एक्यूरेसी है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रिप्लिकेशन। अब अच्छा, ये यहाँ पे वहां पे आती है जहां पे डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर आपस में ट्रस्ट पैदा करते हैं और वहां पे जो है वो डाटा और इंफॉर्मेशन को कंसिस्टेंट रखना, उनको एक्यूरेट रखना, ये उसके लिए रिप्लिकेशन का काम किया जाता है। तो ये जो डीएसए है ये आपको रिप्लिकेशन भी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन। अब अभी हमने बात की कि एक्टिव डायरेक्टरी के डाटा स्टोर से जब इंफॉर्मेशन लेनी है या वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है तो उसके लिए एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन काम कर रहा है। यानी एक्टिव डायरेक्टरी की डाटा स्टोर में जब इंफॉर्मेशन को वहां रखना है और वहां से लेना है तो उसके लिए एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन काम कर रहा है। अब इसके लिए जो वो डिफरेंट टेक्निक्स को अगर वो स्टोर कर रहा है या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो उसके लिए ये इंडेक्स को भी यूज करता है और सीक्वेंशियल स्टोरेज को भी यूज करता है और साथ ये ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के साथ काम करता है। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग अभी हम इस पे बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स स्टोरेज है। स्टूडेंट्स, इंडेक्स स्टोरेज ये होता है कि आपका जो डाटा स्टोर पड़ा है वहां पे उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं ताकि जल्दी से आपको एक्सेस मिल जाए, तो इसके लिए डाटा जो है वो उसको इंडेक्सिंग लगा दी गई है ताकि आप जल्दी से डाटा को वहां तक उसको स्टोर कर सकें। और इस तरह सीक्वेंशियल है, सो मींस दैट द ESI writes data as soon as the
स्ट्रीम ऑफ बिट एंड बाइट्स, यानी एक तरतीब के साथ वो डाटा को स्टोर करता आ रहा है, एक सीक्वेंस के साथ डाटा को स्टोर करता आ रहा है। अब यहां अगर आप किसी डाटा को लेना चाहते हैं डाटा स्टोर में से, तो आपको फिर एक तरतीब के साथ उस डाटा को, तमाम इंफॉर्मेशन जो डाटा स्टोर में पड़ी है उसको देखना पड़ेगा और उसको रीड आउट करना पड़ेगा। तो ये जरा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहरहाल ये जो एक्सटेंसिव स्टोरेज इंजन है ये दोनों टेक्निक के साथ काम करता है। इस तरह हमारे पास ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग है। ट्रांजैक्शन को इंस्टॉल द चेंज टू द डेटाबेस आर अप्लाइड as discrete operation that can be rolled back and then if necessary। अच्छा, discrete का मतलब ये है कि disconnected, कोई चीज कनेक्शन में कंटिन्यूस नहीं है, उसमें कहीं वक्फा आ रहा है, इंटरवल आ रहा है। अगर आपकी डाटा स्टोर में कहीं आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती रही है डिफरेंट इंटरवल से, 1 घंटे से 2 घंटे, 3 घंटे से, 1 दिन से, 1 वीक से, सो ऑन, ऐसे इंटरवल्स के साथ वहां पे चेंज इंप्लीमेंट होती रही है। तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 दिन की जो ट्रांजैक्शन उसको रोल बैक करना है, 1 घंटे की जो ट्रांजैक्शन उसको मैं रोल बैक करना चाहूँ, तो फिर देन उसके लिए जो है वो ये आपका ESE जो इंजन है ये आपका काम करेगा। यानी ये आपको ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग देता है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है, वो कंप्लीट हो गई है, आप उस पर रोल बैक अप्लाई करना चाहें। और ये नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन हुई फिर कंटिन्यू से दूसरी, फिर उसी के साथ तीसरी मुल्हिका है, ऐसा नहीं होगा। इनको इंटरवल्स के साथ उनको सेपरेट वो स्टोर करके रखेगा। तो लिहाजा ये काम करने के लिए भी आपके पास ये एक्सटेंसिबल स्टोरेज इंजन काम कर रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी लॉजिकल आर्किटेक्चर पे बात करना चाहें तो फिर हमें यहाँ कुछ चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी। उसमें हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्री एंड फॉरेस्ट है, एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट है, एक्टिव डायरेक्टरी नेम स्पेस है एंड पार्टीशन है, एक्टिव डायरेक्टरी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन चीज़ों को अगर हम डिटेल से देखें तो हम इस पे बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे बात की कि आप एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ जो भी चीज लेके जा रहे हैं वो एज ए वहां पे ऑब्जेक्ट स्टोर हो रही है। ऑब्जेक्ट में जैसे आपके पास यूजर है, ग्रुप है, कंप्यूटर है, ऐसे तमाम चीजें जो है, इस तरह प्रिंटर है, ऐसे तमाम चीजें जो है आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी में जाके स्टोर होंगे, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर एक ऑब्जेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रखता है तो हम उसको कंटेनर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, या सिंपली हम उसको कंटेनर भी कह सकते हैं। इस तरह जैसे डाटा स्टोर है, मैंने कहा कि वहां पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर पड़ी होती है, तो वो डाटा स्टोर भी एक कंटेनर है। तो लिहाजा कोई भी चीज जो एक्टिव डायरेक्टरी में जा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स को होना जरूरी है। यानी अब एक ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी में जा रहा है तो उसके एट्रीब्यूट्स का होना जरूरी है। इसी तरह ऑब्जेक्ट जो है कोई क्लास या उसकी टाइप जरूर होगी। अब ये जो क्लास या ऑब्जेक्ट की टाइप है इसको स्कीमा में डिफाइन किया जाता है। इसी तरह आपके, जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं। मैंडेटरी में ये है कि आपको, अगर आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको मैंडेटरी कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो लाजमी तौर पे देने पड़ेंगे। मसलन आप यूजर डिफाइन स्टूडेंट्स, यहां हम मजीद इस पे बात करते हैं। हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्री एंड फॉरेस्ट। अगर हम डोमेन की बात करें तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स की एक ग्रुप
अगर हम ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप की शक्ल में रख रहे हैं तो ये हमारा डोमेन है। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट्स को लॉजिकली ग्रुप कर दें, लॉजिकली ग्रुप पर, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम फंक्शनैलिटीज के साथ आ रहे हैं, एक ही तरह की कुछ फंक्शनैलिटीज उन्हें परफॉर्म करनी या कोई स्पेसिफिक टास्क उनके जिम्मे लगाना उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर हम उनको एक ग्रुप की शक्ल में रख लेते हैं ताकि वो एक उन फंक्शनैलिटी के साथ वो काम करते हैं। तो ये जो ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, ये हमारी डोमेन है। अब हम इस डोमेन यानी ये ऑब्जेक्ट्स का जो कट है ये हमारा डोमेन है। अब ट्री जैसे कि तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हायरार्किकली उनको अरेंज किया जाता है, उनको हायरार्किकली उनको जब अरेंज किया जाता है तो ये उनकी ट्री है। अगर हम डायरेक्टरी ट्री में देखें तो डोमेन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट, तो डोमेन भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट्स जो है ये इसको ट्री में रिप्रेजेंट किया जाता है, और डोमेन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जब ग्रुप को लॉजिकली उनको ग्रुप कर लिया जाता है तो ये हमारे पास डोमेन बन जाती है। अब इस डोमेन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी पेरेंट चाइल्ड की शक्ल में अरेंज किया जा सकता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास यूजर है तो इसको भी ट्री की शक्ल में, इसमें हमारे टॉप जो यूजर है ये रूट के तौर पे, बाकी उसके नीचे आ रहे हैं, या उसको हम पेरेंट कह सकते हैं टॉप पे, और उसके नीचे चाइल्ड है। तो इसी तरह आप कंप्यूटर्स को देख रहे हैं तो उनकी भी एक ट्री बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से जो है वो डोमेन में ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है ये आपकी ट्री कहलाएगी। अब एक डोमेन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और यह भी जरूरी, यह भी अहम बात है कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंप्लीमेंट करना चाहे तो डोमेन जो है उसमें एक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे और भी बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे हम ट्री की बात करते हैं या हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये भी बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इसी तरह जब आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपका ये जो है ये डोमेन उसमें बिल्डिंग ब्लॉक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डोमेन। एक्टिव डायरेक्टरी ट्री एंड फॉरेस्ट पे बात करेंगे तो आपके सामने डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे वो कहता है कि विच आर ट्री एक्टिव डायरेक्टरी ट्री विच आर लॉजिकली ग्रुप्स ऑफ डोमेन, यानी डोमेन्स को जब हम इकट्ठा कर लें और उनको हायरार्किकली अरेंज कर दें तो दिस इज कॉल्ड ट्री। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ऑब्जेक्ट्स को भी जब हायरार्किकली आप अरेंज कर देते हैं तो ये आपकी ट्री है। डेफिनेटली डोमेन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये लॉजिकली ग्रुप्स ऑफ डोमेन इज कॉल्ड ट्री। ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, यहाँ पे हमारे सामने एक फिगर आ रही है। तो इसमें abc.com डोमेन है, और इस तरह asia.abc.com डोमेन है, और सो ऑन ऐसे europe.abc.com डोमेन है। तो ये जैसे europe.abc.com ये डोमेन है, तो दिस इज द डोमेन। अब ये लॉजिकल ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, और इसका abc.com आगे फर्दर आगे उनकी ट्री बनी हुई है जिसके लेफ्ट राइट उसके नोड है। तो ये एक ट्री है, यानी डोमेन्स को जब आप लॉजिकली ग्रुप कर लेते हैं ये आपकी डोमेन कहलाती है। इस तरह आप फॉरेस्ट की बात करें, एक्टिव डायरेक्टरी विच इज एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट विच आर लॉजिकली ग्रुप्स ऑफ द डोमेन ट्री, यानी अगर आप डोमेन की ट्रीज का ग्रुप बना लें, डोमेन की ट्रीज का ग्रुप बना लें तो दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट। आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने है कि abc.com और इसका xy.com ये डोमेन्स हैं और सॉरी ट्रीज हैं, और इनको जब इकट्ठा कर दिया गया है तो ये आपके सामने फॉरेस्ट आ रही है।
अब यह एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ये भी हम इस पे बात करें कि ट्रस्ट भी बनता है, कि ट्रस्ट क्या चीज है, हम आगे फर्दर आगे स्लाइड्स पे हम इस पे बात करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पे आपके सामने ये चीज है कि ट्री डोमेन इज द लॉजिकल ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड ट्री इज द लॉजिकल ग्रुप ऑफ द डोमेन्स एंड फॉरेस्ट इज द लॉजिकल ग्रुप ऑफ द ट्री। तो दिस इज द व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक्टिव डायरेक्टरी के लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव डायरेक्टरी में हम ट्रस्ट, अभी मैं बात कर रहा था कि ट्रस्ट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी एक ट्री के अंदर या एक फॉरेस्ट के अंदर जब डोमेन्स का आपस में लिंक बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। और ये जो ट्रस्ट है ये ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। अच्छा, ट्रांजिटिव ट्रस्ट का मतलब क्या है? मतलब एक डोमेन अगर बी डोमेन पे ट्रस्ट करती है और बी डोमेन सी डोमेन पे ट्रस्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि जो ए डोमेन है वो ट्रांजिटिवली ट्रस्ट कर रही है किस पे? सी डोमेन पे। तो ये जो ट्रस्ट है ये आपका ट्रांजिटिव ट्रस्ट होता है। अब ये ट्रस्ट किस लिए? मसलन अगर एक फॉरेस्ट में एक डोमेन दूसरी डोमेन पे ट्रस्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड डोमेन है वो पहली डोमेन के तमाम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, यानी सेकंड डोमेन का यूजर फर्स्ट डोमेन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। यानी अगर एक फॉरेस्ट में डोमेन ए ट्रस्ट कर रही है डोमेन बी पे, तो डोमेन बी का जो यूजर है डोमेन ए के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट। तो ये एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है, एक तल्लक है जो डिफरेंट डोमेन्स के साथ बन रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी, नेम स्पेस एंड पार्टीशन। स्टूडेंट्स, हर ऑब्जेक्ट का नाम होता है और रिलेटिव डिस्टिंग्विश नेम होता है। यानी अगर हम बात करें कि हर ऑब्जेक्ट का नाम होता है, डेफिनेटली नाम होता है, और रिलेटिव डिस्टिंग्विश नाम होता है। और इसका जो नेम का तल्लक होता है वो उसके पेरेंट कंटेनर के साथ होता है जिसमें वो स्टोर किया गया होता है। मसलन एक ऑब्जेक्ट किसी डोमेन में स्टोर पड़ा है तो हम उस ऑब्जेक्ट का नाम जो रखेंगे उसकी डोमेन के हिसाब से रखेंगे। तो दिस इज द रिलेटिव नेम। और डिस्टिंग्विश का मतलब यह है कि डिफरेंट नेम होना चाहिए, दूसरे से डिफरेंट नेम होना चाहिए। तो रिलेटिव नेम जो है वो एट्रीब्यूट्स के साथ स्टोर होता है और ये मस्ट बी यूनिक। अब ये नाम जो है यूनिक होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने एक्टिव डायरेक्टरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की, जिसमें हमने उसके फिजिकल स्ट्रक्चर और लॉजिकल स्ट्रक्चर पे बात की। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर रब्ता करें। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल अपलोडेड है, उसको रीड आउट करें। अगर कहीं क्यूरी है तो जरूर मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।